असलकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे न्यू क्लासिकल एज के बारे में। इससे पहले न्यू क्लासिकल एज के बारे में हमने पहला लेक्चर भी दिया है, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है न्यू क्लासिकल एज को, और इसी के साथ साथ हमने रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात की थी उस लेक्चर में। सो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, सो पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखें, ताकि आपको न्यू क्लासिकल एज की जितने भी फीचर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, उसमें क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ था। इसको सीडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। तो सीडो क्लासिकल क्यों कहा जाता है, लफ्ज़ क्लासिसिज्म का मतलब क्या है, क्लासिक लफ्ज़ कहाँ से डिराइव हुआ है और वो कितने कनोटेशंस में यूज़ होता है। सो आज हम न्यू क्लासिकल एज के दूसरे पीरियड के बारे में बात करेंगे। मीन्स के न्यू क्लासिकल एज को हमने मीन्स के तीन शॉर्टर पीरियड्स में डिवाइडेड है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहला रिस्टोरेशन पीरियड, जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। आज हम इंशाल्लाह अगस्टन एज या द एज ऑफ पोप के बारे में लर्न करेंगे। सो द एज ऑफ पोप स्टार्ट्स, इंट्रोडक्शन में यह है कि 1702 से लेकर 1745 तक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या फैक्ट्स जिसने इस एज के लिटरेचर पर असर किया, यहाँ असरअंदाज हुए। एंड देन इम्पोर्टेंट राइटर्स इन दियर वर्क्स, मीन्स के इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स देखेंगे। एंड मैनी लिटरेरी पिक्चर्स ऑफ दिस एज, मीन्स के इस एज के और भी लिटरेरी पिक्चर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल नावल जो कि इस एज में ही शुरू हुआ था, और भी उसके डिफरेंट पिक्चर्स हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द अगस्टिन एज। अगस्टिन एज असल में शुरू होता है 1702 से लेकर 1745 तक। नाउ अभी क्वेश्चन ये बनता है कि इस एज को अगस्टिन एज क्यों कहा जाता है। इस को समझना है कि इसको अगस्टिन एज क्यों कहा जाता है। व्हाई इज दिस एज कॉल्ड अगस्टिन एज, 1702 से लेकर 1745 तक। अच्छा, दिस एज इज कॉल्ड अगस्टिन एज बिकॉज द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड imitated the style and elegance of the writers who wrote in Italy during the reign of Emperor Augustus। अच्छा, बात इस तरह है कि इंग्लैंड में 1702 से लेकर 1745 तक इस पीरियड में जितने भी राइटर्स थे, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, डेनियल डेफोई है, रिचर्ड स्टील है, और भी बहुत से राइटर्स हैं। इन राइटर्स ने क्या किया, उन राइटर्स को इमिटेट किया जिन्होंने एम्परर अगस्टस के टाइम में लिखा था। अभी एम्परर अगस्टस को उन्हें इटली का एम्परर था, जिन्होंने इटली पर रूल किया 27 BC से लेकर 14 AD तक। इस एज को अगस्टिन एज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस एज के राइटर्स ने अगस्टस, एम्परर अगस्टस के एज के राइटर्स को इमिटेट किया। एम्परर अगस्टस कौन था? इटली का एक एम्परर था, जिन्होंने इटली पर रूल किया 27 BC से लेकर 14 AD तक। मीन्स के उन्होंने 41 साल इटली पर मीन्स के एम्परर रहा। सो उसके टाइम में जितने राइटर्स ने जो प्रोडक्शन किया था, ये जिस स्टाइल में पोएट्री लिखी थी, उस स्टाइल को इमिटेट किया किसने? पोप के, अलेक्जेंडर पोप के एज के राइटर्स ने। मीन्स के 1702 से लेकर 1745 तक जो इंग्लैंड में राइटर्स थे, उन्होंने अगस्टिस एज के राइटर्स को इमिटेट किया। अच्छा, इसी के साथ साथ दिस स्पेन ऑफ टाइम इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ पोप। इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। व्हाई? This is called the age of Pope because he was the representative poet of this age. Yeah, he was the best known poet of this age. So इस एज को दो नाम से पुकारा जाता है। नंबर 1 अगस्टिन एज, उसका आपको पता चला कि why is this age called अगस्टिन एज, और दूसरी बात है इसको the age of Pope भी कहा जाता है। और उसका भी आपको वजह पता है कि क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो इस एज का एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट था, सो उसके नाम से ये
मंसूब किया गया है, जैसे कि द एज ऑफ चौसर भी हमारे पास है, द एज ऑफ शेक्सपियर भी हमारे पास है। सो इसी तरह द एज ऑफ पोप भी है, एज ऑफ ड्राइडन भी था फॉर एग्जाम्पल रिस्टोरेशन पीरियड में। अच्छा, इसके बाद अब देखेंगे ड्यूरिंग दिस ईयर्स इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाई क्वीन एनी, जॉर्ज द फर्स्ट एंड जॉर्ज द सेकंड। अच्छा, आपको अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, उस पिछले लेक्चर में हमने बात की कि फॉर एग्जांपल देयर केम अबाउट अ ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन विच जेम्स वाज डिथ्रोन्ड एंड विलियम द थर्ड ऑफ फ्रांस वाज द हस्बैंड ऑफ मैरी स्टार्टेड रूलिंग इंग्लैंड। मीन्स कि विलियम द थर्ड ने 1688 से लेकर 1702 तक इंग्लैंड पर हुकूमत थी। फिर उसके बाद क्वीन एनी आई। क्वीन एनी ने इंग्लैंड पर रूल किया 1702 से लेकर 1714 तक। एंड देन वी हैव जॉर्ज द फर्स्ट। अच्छा, क्वीन एनी के बाद फिर जॉर्ज द फर्स्ट ने रूल किया 1714 से लेकर 1727 तक। एंड देन केम जॉर्ज द सेकंड, उन्होंने रूल किया 1727 से लेकर 1760 तक। दूसरी तरह अगर आप इसको समझे कि इस एज में 3 किंग्स ने रूल किया है, एक क्वीन है, 2 किंग्स हैं। क्वीन हैनी है जिन्होंने 1702 से लेकर 1714 तक, फिर जॉर्ज द फर्स्ट है, उन्होंने 1714 से लेकर 1727 तक। एंड देन जॉर्ज द थर्ड, जॉर्ज द सेकंड, उन्होंने रूल किया 1727 से लेकर 1760 तक। ओके, अभी हमने मीन्स कि ये भी देखा कि इस एज को अगस्टिन एज क्यों कहा जाता है, एज ऑफ पोप क्यों कहा जाता है, फिर इसमें जितने भी किंग्स ने यहाँ पे रूल किया था उनके बारे में बात की। अभी वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जिसकी वजह से जिसने इस एज के लिटरेचर को मुतासर किया, इस पर असर किया। ओके, नंबर 1, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज दैट स्कॉटलैंड वाज एनेक्स्ड टू इंग्लैंड। मीन्स के स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बन गया इस एज में। एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज दैट जैकोबाइट राइजिंग कंटिन्यूड। अगेन आपको मीन्स के जो पिछला लेक्चर है उसको अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जैकोबाइट राइजिंग शुरू हुई थी। सो वो जैकोबाइट राइजिंग यहाँ पे भी कंटिन्यू रही। ओके, थर्ड, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड वॉज फॉर्म्ड। अगेन हमें रेफरेंस देना पड़ेगा पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में क्या हुआ, द बिल ऑफ राइट्स वाज अडॉप्टेड। सो उसमें फिर रिफॉर्म्स लाए गए थे। उन रिफॉर्म्स में ये था कि मीन्स के द किंग वाज द पावर ऑफ द किंग वाज curtailed एंड इट वाज गिवन टू द पार्लियामेंट। सो फिर देन इसके बाद फिर कैबिनेट भी बन गया। इसके बाद क्या है, द फर्स्ट एवर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द कुरंट अपीयर्ड इन लंदन। इसके बाद जो फोर्थ फैक्ट है वो ये है कि इंग्लैंड में पहला न्यूज़पेपर 1702 में शुरू हुआ, द डेली करंट में। अभी आप ये कहोगे कि अच्छा डेली करंट का यहाँ इससे क्या काम है, लिटरेचर से क्या काम है। लिटरेचर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसमें ऐसे शाये होते थे। अच्छा, रिफॉर्मेशन से इसका क्या काम है, कैबिनेट के बनने से इससे आज़ादी आती है। सो पीपल कुड जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। मीन्स कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी दी जा रही थी। एंड देन द कॉफ़ी हाउसेस, द नंबर ऑफ कॉफ़ी हाउसेस, पब्स एंड क्लब्स was multiplied and people learned the habit of living together. इसमें पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कॉफ़ी हाउसेस बनाए गए थे जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, डिस्कशन करते थे। सो इस एज में वो कॉफ़ी हाउसेस क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए, मीन्स के ज़्यादा हुए, दुगना हुए। सो लोगों को ये आना शुरू हुआ कि हम एक दूसरे के साथ मिल के कैसे रह सकते हैं। एंड देन अ नंबर ऑफ लिटरेरी एसोसिएशंस स्टार्टेड। लिटरेरी एसोसिएशन मीन्स के अदबी तंजीमें कायम किए गए। इससे पहले रिस्टोरेशन पीरियड में एक साइंटिफिक एसोसिएशन कायम किया गया था जिसका सर इसाक न्यूटन पार्ट था। बट इस एज में लिटरेरी एसोसिएशंस भी इस्टेब्लिश किए गए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, अब देम द मोस्ट फेमस वाज द सिरबलस क्लब। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो सिरबलस क्लब था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब हुआ, अभी इस क्लब के मेंबर्स कौन थे, नंबर 1
एलेक्जेंडर पोप, जिसकी वजह से इस एज का नाम है, एंड देन जॉन गे, एंड देन जॉन आर्बुथनॉट, Jonathan Swift, and Thomas Parnell. So these were the writers who were the part of this club, Cerberus Club. And इसके बाद जो the other clubs of this period are Kit Kat Club, एक Kit Kat Club है, दूसरा है The Spectators Club. अभी जो Spectators Club है वो Spectator एक मैगजीन भी था, so from there the name has been derived. अच्छा, अभी पिक्चर्स के बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे कि इस एज के इम्पोर्टेंट या मेजर राइटर्स कौन थे और उनके मेजर वर्क्स कौन से थे। जो पहला नाम हमारे सामने आता है वो डेनियल डेफो है। सो डेनियल डेफो वाज द पर्सन हू वाज बोर्न इन 1659 and died in 1731. Is the most important work of him is Robinson Crusoe. He wrote this work in 1719. इसके बाद जो सेकंड राइटर है हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट वो राइटर है जिसको माइज़ेंथ्रोप भी कहा जाता है या माइज़ेंथ्रोपिस्ट, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु जस्ट ईट ह्यूमन बीइंग्स, ही रिडिकुल्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि पहले उसकी पैदाइश की बात करें 1667 से लेकर 1745 तक उसकी पैदाइश है। एंड देन जो उन्होंने जो वर्क्स लिखे वो हैं द बैटल ऑफ द बुक्स, नंबर 1 उन्होंने 1704 में लिखा है। अ टेल ऑफ अ टब या द टेल ऑफ अ टब 1704 में है। गुलिवर्स ट्रेवल, ये बहुत ही वेल नोन पोम है, ये उन्होंने लिखा है, वर्क है, ये उन्होंने लिखा है 1726 में। इसके साथ मैंने लिखा है कि वो माइज़ेंथ्रोप भी था। इसके बाद हमारे पास दो राइटर्स हैं। नंबर 1 जोसेफ एडिसन, जो कि 1672 से लेकर 1719 तक उसका एज है। एंड देन सर रिचर्ड स्टील, ये 1672 से लेकर 1729 तक है। अभी इन राइटर्स को हमने एक साथ लिखा है बिकॉज दे वर्कड इन रोट टुगेदर। वो कैसे? इन्होंने दो मैगजीन्स में या दो न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किया। नंबर 1 इज़ द टेटलर एंड द सेकंड इज़ द स्पेक्टेटर। इन दोनों मैगजीन्स में उन्होंने इसे पब्लिश किए थे। अच्छा, इसे कितने एसेस पब्लिश किए थे? 555 एसेस पब्लिश किए थे, मीन्स कि 555। एडिसन रोट 274 आउट ऑफ द टोटल 555 essays published in them, means कि इन टेटलर इंस्पेक्टेटर में 555 essays were published by Richard Steele and Joseph Addison. Out of this total, 274 were written by Joseph Addison and the remaining 281 were written by Sir Richard Steele. मीन्स के 555 इसे लिखे गए थे। इस मीन्स के इन दोनों राइटर्स ने, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने 555 इसे लिखे थे द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर में। इनमें से 274 जो है वो जोसेफ एडिसन ने लिखे और बाकी रिमेनिंग कितने बनते हैं 281 वो सर रिचर्ड स्टील ने लिखे। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी पैदाइश है 1688 एंड उसका डेथ हुआ है 1744 में। इज़ द वेल नोन पोएट एंड राइटर ऑफ दिस एज बिकॉज दिस एज इज नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने जो वर्क्स लिखे थे, द फर्स्ट वन इज द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक अपने आप में एक यूनिक वर्क है जो कि पहला मुख्य एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। सो उन्होंने ये 1712 में लिखा। फिर उन्होंने एक वर्क लिखा है द डनसेट 1728 में। फिर इसने एक वर्क लिखा है एपिस्टल टू डॉक्टर एबथनॉट, उन्होंने लिखा है 1735 में। फिर एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये जो कि क्रिटिसिज्म में उन्होंने बहुत ही रोल प्ले किया है, उन्होंने लिखा है ये वर्क 1711 में।
अभी इसके बाद हमारे पास जो राइटर है वो है सैमुअल रिचर्डसन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है इस एज का। ये इसके डेट ऑफ बर्थ है 1689 and he died in 1761. Now he wrote something that is called Femina. Femina or Virtue Rewarded, means कि इसके दो टाइटल्स हैं, Femina भी हैं, Virtue Rewarded भी हैं। ये उन्होंने 1740 में लिखा, and this is the first ever novel written in English. Means कि first English novel was written by Sir Samuel Richardson. The first ever novel was written by Samuel Richardson, whose name was Pamela or Virtue Rewarded. And then फिर हमारे पास आता है Henry Fielding. He was born in 1707 and died in 1754. He wrote a novel by the name of Joseph Andrews in 1742. This was also a novel. इसके बाद अभी हम इस एज के फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट वर द मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज। मीन्स के अदबी फीचर्स इसमें क्या थे, क्या अदब के रिल्म में क्या हो रहा था। इससे पहले जो हमने फीचर्स के बाद में बात की वो फैक्टर्स थे, कौन से अवामिल थे जिन्होंने इस एज के लिटरेचर पर असर किया। अभी हम इस एज के लिटरेरी फीचर्स की बात करते हैं। नंबर 1, न्यू क्लासिकल स्पिरिट कंटिन्यूस। मीन्स के जो न्यू क्लासिकल स्पिरिट है वो कंटिन्यू रहता है। अभी न्यू क्लासिकल क्या है वो हमने पिछले लेक्चर में समझा दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो आप अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपको न्यू क्लासिकल की सही अंडरस्टैंडिंग हो। एंड देन पोइट्री बिकम्स विजुअल एज वेल एज वर्बल आर्ट फॉलोइंग द ओरासिस थ्योरी एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री। मीन्स कि पोइट्री यहाँ पे विजुअल बन जाती है, इमेजरी बन जाती है। मीन्स कि यहाँ पे इमेज डिस्क्राइब करते हैं। एंड देन वर्बल भी बन जाती है, मीन्स कि यहाँ पे कपलेट भी यूज़ करते हैं। और वो होरास की जो थियरी है असल में वो थियरी ये है कि अट पिक्चरा पोइसिस। मीन्स कि एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री। पेंटिंग में हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, किसी चीज़ की बिल्कुल कॉपी उतारते हैं। इसी तरह वो कह रहे थे कि लिटरेचर में भी इसी तरह आप इमेजेस के ज़रिए शो करिए। इस तरह के कि इमेज बनाएं, वर्ड्स के ज़रिए इमेजेस बना लें, मीन्स कि विजुअल बना लें उसको। देन प्रिसाइज फॉर्मल एंड एलिगेंट बिकम द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग। मीन्स कि प्रिसाइज होना, फॉर्मल होना, मीन्स कि अप टू द रूल्स होना, रूल्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना। एंड देन एलिगेंट, ये जो है स्टाइल स्टैंडर्ड स्टाइल बन जाता है यहाँ पे राइटिंग का। एंड देन moderation, realism and rationalism become the main principles of creative works. Moderation means कि neither to the highest extreme nor to the lowest extreme, in between. So moderation यहाँ पे थी, realism था, whatever they would see they would write about that, and then rationalism means कि they would just believe in logic. They did not go about after imaginations, feelings and emotions. They just discarded and left emotions and kept themselves to logic and reasoning. Okay, then the regular pentameter, couplet and blank verse are developed to the best possible perfection. इसके बाद बात क्या हुई है कि pentameter means के couplet means के two verses which rhyme with each other. वो दो वर्स मीन्स के दो लाइन्स ऑफ पोइट्री, टू लाइन्स ऑफ पोइट्री विच राइम विद वन विच ईच अदर। सो वो जो लाइन्स ऑफ पोइट्री हैं जो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं कपलेट। फॉर एग्जांपल जॉन डन का एक वर्क है, उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, टेल मी वेयर ऑल द पास्ट इज हाँ। So star and heart are the words which rhyme with one another, with each other. So this is what is called couplet. Pentameter means वो मीटर जिसमें 5 फुट यूज हुए हैं, ओके, उसको हम पेंटामीटर कहते हैं। Blank verse is the thing is a verse which doesn't have a rhyming scheme. फिर इसके बाद है lyric poetry loses dominance, means के lyrical poetry यहाँ पे dominance खो जाती है। And then satirical verse continues. Satirical verse यहाँ पे उसी तरह लिखा जाता है, बट बिसाइड्स दैट satirical prose also
यहाँ पे सेटिरिकल प्रोज मीन्स के सेटायर को प्रोज में भी लिखना शुरू हुआ था. फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या हुआ था, इट ब्लेंड्स फैक्ट एंड फिक्शन इन न्यू फॉर्म्स सच एज बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग्स, पोलिटिकल एलिगरीज एंड रोमांटिक टेल्स. मीन्स के सेटिरिकल प्रोज लिखे गए थे, जैसे कि इस एज में ही बायोग्राफी स्टार्ट हुई थी, ट्रेवलॉग्स लिखे गए थे. मीन्स के ट्रेवलॉग्स ये है, ट्रेवलॉग का यही मतलब है कि कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है, उसके अपने ट्रेवल के बारे में लिखता है कि उसने जो भी अपने ट्रेवल में एक्सपीरियंस किया है. बायोग्राफी इज द थिंग दैट वी राइट अबाउट समवन्स लाइफ. एंड देन एलिगरीज है, रोमांटिक टेल्स, ये लिखे गए थे. नाइन्थ, नॉवेल्स इन जर्नलिज्म बिगन. नॉवेल्स भी इस एज में शुरू होते. द फर्स्ट नॉवल वॉज रिटन बाय Richardson. And so it was, for example, it was the first ever novel written. And then जो जर्नलिज्म है, द स्पेक्टेटर एंड द चैटलर्स वर, फॉर एग्जांपल वो जो मैगजीन्स थे वो पब्लिश हुए थे इन द डेली करंट, द फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर. फिर इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट कंटिन्यूज. यहाँ पे मीन्स के ट्रांसलेट करते हैं ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट को. ग्रेट क्लासिकल कौन से, जो कि ग्रीक एंड रोमन राइटर्स है, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया. Wit and or inventiveness, an aptness of descriptive images or metaphors become major literary devices. Means के wit, the ability to say the right thing with in a humorous way. So ये यहाँ पे शुरू होता है. and then aptness of descriptive means को वो बिल्कुल इमेजेस के जरिए डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को. मेटाफर्स यूज़ करते हैं. मेटाफर्स just to compare something with some. For example, you are a tiger, so in this this is an example of metaphor. Now, in this sentence, you are given the qualities of, you are compared with a tiger. या another words हम ये कह सकते हैं कि आप में टाइगर की क्वालिटीज़ है, इस वजह से आपको टाइगर कहा गया है, या टाइगर्स फॉर एग्जाम्पल. नाउ इसके बाद लिटरेचर मिरर्स पोलिटिकल अवेयरनेस. में इसके इस एज में जो भी पोलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, द लिटरेचर ऑफ दिस एज रिफ्लेक्ट्स दैट पोलिटिकल अवेयरनेस. एंड देन अर्बन कल्चर एम्पावर्स लिटरेचर. मीन्स के इसको तो हमने रिस्टोरेशन पीरियड में भी बात की थी कि जो लिटरेचर है वो अर्बन सेंटर्ड है. मीन्स के अर्बन के लोगों के बारे में लिखे जाते थे, वर्क्स लिखे जाते थे, उनके वो फंक्शंस, मीन्स के जितने भी वो काम करते थे उनके बारे में लिखे जाते थे. सिटी लाइफ वॉज सेंटर्ड या पेड अटेंशन टू, बट विलेज लाइफ वॉज never paid attention to. So this is all about the Augustan age, or the age of Pope. In the next lecture we will be dealing with the age of sensibility, and thus we will come to the end of new classical or 18th century or pseudo classical age.